Hello students, today in this video we will discuss chapter number 6 heat and temperature in detail. The learning checklist of this chapter is heat as a form of energy, temperature, transfer of heat and the mode of transfer of heat, conduction, convection and radiation and their particle uses. So in this chapter first term comes heat and second one is temperature. So we should must know the differences between both of the terms. Okay, heat is actually the form of energy. Okay, heat is what? Heat is the form of energy. So you might have observed that you have leave a steel spoon in a glass of hot milk for some time. The spoon becomes warm. Have you ever wondered why this happens? This happens because of the flow of energy. When a hot object and a cold object comes in contact with each other, a type of energy flows from the hotter object to colder object. Why it flows from the hotter to colder? Because hotter object have higher amount of heat and colder object have lesser amount of heat. So this is called heat energy and the SI unit of heat is joule. Whenever we are talking about any energy, there must be a measurement unit of that. So the unit of heat energy is SI unit of heat energy is joule and joule is denoted by capital J. Okay, the next term is temperature. Now what is temperature? Actually the degree of hotness or coldness of an object is called its temperature and the SI unit of temperature is Kelvin. Okay, and the important portion of this chapter is watch out. We must know this. Heat is a form of energy, but temperature is not the measure of that energy. However, it is possible to find out how much heat energy an object has if we know its temperature. Okay, heat एक एनर्जी की फॉर्म होती है बट टेम्परेचर उसका एक्चुअल में मेजरमेंट नहीं होता. हीट एक फॉर्म होती है एनर्जी की बट टेम्परेचर उसका रियली मेजरमेंट नहीं होता. वाई ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो टेम्परेचर होता है वो जस्ट एक हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री होती है. ओके, टेम्परेचर हमें सिर्फ ये शो करता है कि जो गिवन ऑब्जेक्ट है वो कितना हॉट या कोल्ड है. वो किसी के रेफरेंस में या किसी के कंपैरिजन में हमें ये चीज़ बता सकता है. ओके, सो अगर हमें हमारे पास कुछ टेम्परेचर पता लगाने के लिए मीटर नहीं है, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है? We will touch that. We often touch objects to decide how hot or cold they are. Okay, so but is our sense of touch reliable? No, really not. The touch of sense is not reliable. Let us perform a simple activity to understand this. Activity first में गिवन है कि हमारा जो सेंस ऑफ टच होता है वो रिलायबल है या नहीं है. इस चीज़ का हम पता लगाएंगे. तो हम 3 बीकर्स ले लेते हैं, बीकर A, B एंड C. बीकर ए में हम रखेंगे हॉट वाटर, बीकर सी में हम डालेंगे कोल्ड वाटर एंड बीकर बी में हम डालेंगे वाटर एट रूम टेम्परेचर. ओके, बीकर ए में हॉट, बीकर सी में कोल्ड एंड बीकर बी में रूम टेम्परेचर. तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्टिविटी जो बीकर ए है, हमारा बीकर ए है, इसमें 2 मिनट्स के लिए हमारी फिंगर को डिप करके रखेंगे. ओके, 2 मिनट्स के लिए बीकर ए में जिसमें हॉट वाटर है उसमें 2 मिनट्स के लिए फिंगर को डिप करके रखेंगे. देन 2 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद में बीकर बी में हम उस फिंगर को डालेंगे. तो हम फील करेंगे हमारी फिंगर अब कैसा फील करती है. जब वो ए में थी तो उसे पता लग रहा होगा कि हमारी फिंगर अभी हॉट वाटर में, बट जैसे ही बीकर बी में हम इसको इंसर्ट करेंगे, डिप करेंगे, तो ये शो करती है कि अब वाटर जो है कोल्ड है इन द कंपेरिजन ऑफ बीकर ए. ओके, और वापस यही चीज़ हम रिपीट करेंगे बीकर सी के साथ में. बीकर सी में 2 मिनट्स के लिए हमारी फिंगर उसमें रखेंगे, फिर हमें पता रहेगा कि इसमें कोल्ड वाटर है, हमें फील हो रहेगा जो बीकर सी में है कोल्ड वाटर है. फिर जैसे ही 2 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद में बीकर बी में हम फिंगर को इंसर्ट करेंगे तो पता चलेगा, हमें अचानक से ऐसा फील होगा कि बीकर बी में हॉट वाटर है. ओके, सो इट इज़ नॉट शोइंग अ रिलायबल रिजल्ट. फर्स्ट हमने जब बीकर ए से बी में डाला था तो हमें पता लग रहा था कि ये तो कोल्ड वाटर है, बट जब हमने बीकर सी से बी में डाला तो हमें ऐसा फील होता है कि जो वाटर है वो हॉट है. तो बीकर बी वाला वाटर एक बार तो कोल्ड फील होता है और एक बार हॉट फील होता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारे
टच सेंस की वजह से होता है, बिकॉज हमारी जो बॉडी होती है हमें सिर्फ शो करती है कंपैरिजन। तो बीकर ए के कंपैरिजन में तो बीकर बी हॉट ही है। ओके, बीकर ए हॉट था और बीकर बी रूम टेम्परेचर पे था। तो बीकर ए के कंपैरिजन में जो बीकर बी है वो एक कोल्ड है। बीकर ए के कंपैरिजन में बीकर बी कोल्ड है और बीकर सी के कंपैरिजन में बीकर बी हॉटर है। तो ये हमें शो करता है ओनली द रेफरेंस, ओके, द कंपैरिजन बिटवीन these beakers. So this shows that the term hot and cold are relative. There should be a reference temperature with respect to which we can say whether a given object is hot or cold. So our sense of touch is therefore not reliable in determining how hot or cold objects are. Okay, तो हम टच सेंस से सिर्फ ये पता नहीं लगा सकते हैं कि गिवन ऑब्जेक्ट रियली कितना हॉट है या कोल्ड है, वो सिर्फ हमें एक रेफरेंस बताएगा किसी के कंपैरिजन में। सो proceed further. Measurement of temperature. We have talked about heat and temperature now. So heat is the unit of heat is the form of energy, and the SI unit of measurement of heat is joule. So next term is temperature. We are talking about temperature, so we must know how to measure the temperature. The instrument used to measure temperature is कॉल्ड अ थर्मोमीटर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करें वो थर्मोमीटर होता है। थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। थर्मोमीटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट बल्ब, देन स्टेम एंड स्केल। सो हियर इज़ द डायग्राम गिवन ऑफ अ थर्मोमीटर। सो दिस लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ अ थर्मोमीटर इज़ बल्ब। ये वाला पार्ट बल्ब होता है, ओके, जिसमें मरकरी या अल्कोहल फिल्ड होता है। द नेक्स्ट इज स्टेम। दिस लॉन्गर पार्ट इज स्टेम एंड द कवरिंग ऑफ thermometer is known as stem. The covering of thermometer is known as stem, and this red part is liquid column, okay, and this red part अल्कोहल और मरकरी इज़ फिल्ड। जो लोअर मोस्ट पार्ट है ये बल्ब होता है, और जो कवरिंग है ये पूरी जो कवरिंग है ग्लास की होलो कवरिंग ये होती है स्टेम, जिसमें कि पूरा थर्मोमीटर सेफ रहता है, ओके। और ये है लिक्विड कॉलम। जो लिक्विड कॉलम बल्ब से कनेक्टेड होता है और इसमें या तो मरकरी या फिर अल्कोहल फिल्ड रहेगा। और ये है मेन स्केल। ये मेन स्केल शो करती है हमारा टेम्परेचर, ओके। इसके साथ में जो भी नंबर होगा, सपोज़ यहाँ पर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है, ओके। यहाँ पर क्या शो कर रहा है? 37 तो यहाँ हो जाता है, ये 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सो bulb, this is the part which actually touches the object whose temperature is to be measured. The bulb contains either mercury or alcohol. We have discussed this, okay. तो जब हमें टेम्परेचर को मेज़र करना है तो हम क्या करते हैं? इस बल्ब को उस ऑब्जेक्ट में डिप करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं, ताकि क्या हो, जितना टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट में है जिसका टेम्परेचर को हमें मेज़र करना है, उतनी ही एनर्जी उतना ही टेम्परेचर इस बल्ब का भी हो जाए। देन क्या होगा, बिकॉज मरकरी या अल्कोहल जो भी हम इसमें फिल कर रहे हैं वो एक्सपांड होता है। जैसे ही वो हॉट होगा, जैसे ही वो हॉटर होगा उसके कांटेक्ट में आने पर, तो एक्सपांड होगा, और एक्सपांड होने पर क्या करेगा, बिकॉज बल्ब इज़ लिक्विड कॉलम से कनेक्टेड है तो वो राइज़ करेगा, ओके। वो राइज़ करेगा और उस राइज़ के साथ में हम इस स्केल को नोट कर लेंगे कि इसकी रीडिंग कितनी आ रही है, और इस तरह से हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ हाउ वी कैन मेज़र टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। और क्या होगा जब हम उसको एक कोल्डर ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में लाएंगे? तो अगर हमें किसी कोल्ड सब्सटेंस का टेम्परेचर मेज़र करना है तो बल्ब को उसके कांटेक्ट में लाएंगे या उसमें डिप कर देंगे। तो जैसे उसमें डिप करेंगे बल्ब भी उसके साथ साथ कोल्ड हो जाएगा। फिर क्या होगा, बिकॉज इसके अंदर का जो मरकरी या अल्कोहल है वो भी कोल्ड होगा, तो उसका होगा कॉन्ट्रैक्शन। उसका जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो लिक्विड कॉलम में लिक्विड फिल्ड हुआ है वो डाउन आएगा, ओके, वो डाउन होगा, वो नीचे वाली रीडिंग पाएगा। फिर जहाँ पे भी वो आएगा उसको हम मेज़र कर लेंगे। सपोज़ वो 35 पे आता है तो हम मेज़र कर लेंगे कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होगा। वो डिपेंड करेगा हमारी कंडीशन पे, ओके। नाउ
Types of thermometers. There are 3 types of thermometer mostly: clinical thermometer, digital thermometer, and laboratory thermometer. What are the difference between these thermometers? A clinical thermometer is used to measure the temperature of a human body. Okay, clinical thermometer से हम किसी भी human body का temperature measure कर सकते हैं. और डिजिटल थर्मोमीटर से क्या कर सकते हैं? डिजिटल थर्मोमीटर से हम या तो उसको लेबोरेटरी में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी मेज़र कर सकते हैं. इससे सारे काम कर सकते हैं. ओके, ये ऑलराउंडर एक थर्मोमीटर होता है. और जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इसको लैब्स में यूज़ किया जाता है. लेबोरेटरी थर्मोमीटर से लैब में हम बॉइलिंग के टाइम पे किसी भी सब्सटेंस के या लैब में किसी भी एक्सपेरिमेंट में इसका यूज़ कर सकते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर का. अब डिफरेंस क्या होता है तो दोनों ही थर्मोमीटर, क्लिनिकल वाला भी और ये भी. क्लिनिकल थर्मोमीटर में ह्यूमन बॉडी का मेजरमेंट होता है और इसमें जो यूनिट्स होती है वो डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन होती है. डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं. ओके, डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री सेल्सियस बोथ आर सेम एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ अनदर यूनिट, अनदर स्केल. क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसमें क्या होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में, बिकॉज हमें किसी ह्यूमन का ही टेम्परेचर मेज़र करना है तो उसका जो लोअर मोस्ट रीडिंग होती है, लोअर मोस्ट जो रेंज होती है वो रेंज होती है इसकी 35 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक. बिकॉज किसी ह्यूमन का टेम्परेचर 40 से ज़्यादा तो होगा नहीं, तो इस थर्मोमीटर में गिवन है 35 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, इसकी थर्मोमीटर की इतनी रेंज गिवन है. तो ये चीज़ होती है. और डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल. ओके, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल. तो ये सारा जो कन्वर्ज़न है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस यूनिट को कैसे कन्वर्स करते हैं, किस स्केल को उसमें कैसे हम चेंज करेंगे. और डिफरेंस क्या होता है लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर में? जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें एक किंक होता है, KINK, किंक. ये किंक क्या काम करता है? किंक यहाँ पे होता है इस तरह से, एक बैंड होता है. ओके, एक बैंड होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में. तो ये क्या काम करता है? ये इसके कनेक्शन को ब्रेक करने का काम करता है. जो बल्ब से कनेक्टेड होता है, जो लिक्विड कॉलम हमारा बल्ब से कनेक्टेड रहता है, उसका एक ब्रेकेज होता है बीच में. ये ब्रेकेज क्या करता है? जैसे ही हम किसी पेशेंट का टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो इसका एक्सपांशन होगा और एक्सपांशन होने के बाद क्या होगा, जो मरकरी है वो ऐसे करके इस लिक्विड कॉलम में राइज होगा और उसकी हम रीडिंग ले लेंगे. और बट क्या होगा, जब हम रीडिंग लेंगे तो क्लिनिकल थर्मोमीटर को उस पेशेंट के माउथ से बाहर निकालना पड़ेगा थर्मोमीटर को. और जब तक हम रीडिंग लेंगे तो क्या रहेगा कि इस किंक की वजह से जो लिक्विड कॉलम की रीडिंग है वो स्टेबल रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. ओके, इस किंक की वजह से क्या होता है, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से जो इसका कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा और कनेक्शन ब्रेक होने की वजह से यहाँ का मरकरी बल्ब में नहीं जाएगा. अगर ये किंक नहीं होता, जैसा हम आगे डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, तो क्या होगा. ओके, तो किंक से क्या होता है, किंक से जो स्टेबल रहती रीडिंग पेशेंट के माउथ से थर्मोमीटर को बाहर निकालने के बाद में भी वो डाउन नहीं होती, उसकी रीडिंग चेंज नहीं होती. 5 मिनट्स तक उसका कुछ रेंज होती है तो वो चेंज नहीं होती. तो यह होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर. नेक्स्ट थिंग इज़ डिजिटल थर्मोमीटर. वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग. डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल इन मार्केट विद वेरियस रेंजेस. जहाँ पे उसका जैसा यूज़ होता है उस रेंज के अकॉर्डिंग वो अवेलेबल होते हैं. डिजिटल थर्मोमीटर लेबोरेटरी वाले भी आते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर क्लिनिकल वाले भी आते हैं, दोनों ही आते हैं. ओके, डिजिटल थर्मोमीटर में एक स्क्रीन होती है, यहाँ पर वो स्क्रीन शो करती है कि टेम्परेचर कितना है. और ये इसका एक सेंसर होता है यहाँ पर बल्ब. ये इस बल्ब में मरकरी फिल नहीं होता है, इसमें एक सेंसर होता है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर. देन लेबोरेटरी थर्मोमीटर. लेबोरेटरी थर्मोमीटर एक बिल्कुल सिंपल थर्मोमीटर होता है. इसमें वही लोअर मोस्ट एक बल्ब होगा, बल्ब के बाद लिक्विड कॉलम सारा कनेक्टेड होगा बल्ब से, और उसका स्टेम जो इसको सेफ रखेगा सारे कंपोनेंट्स को. तो अब इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी किंक नहीं होता. ओके, देयर इज़ नो किंक इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर. बिकॉज देयर इज़ नो किंक, द लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स डजेंट हैव स्टेबल रीडिंग्स. जैसे ही हम क्या करेंगे, किसी सब्सटेंस का, किसी लिक्विड का टेम्परेचर मेज़र करेंगे और
उसको बाहर निकालेंगे तो सडनली इसकी रीडिंग जो होगी ड्रॉप होने लग जाएगी, वहाँ पे चेंज होने लग जाएगी। और क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा नहीं था, उसके पेशेंट के माउथ से बाहर निकालने के बाद में भी उसकी रीडिंग स्टेबल रहती है कुछ टाइम तक। और जब नेक्स्ट पेशेंट की रीडिंग लेनी होती है तो उसको हमें ऐसे करके सारा मरकरी वापस बल्ब में लाना होता है। तो ये डिफरेंस होता है डिजिटल थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में। नेक्स्ट, टेम्परेचर स्केल्स। देयर आर different temperature scales. Popular scales are Celsius, Fahrenheit and Kelvin. We know that Kelvin is SI unit of temperature. So Celsius, this scale was developed by Anders Celsius. जो सेल्सियस स्केल है उसको एंडर्स सेल्सियस ने डेवलप किया था। द यूनिट ऑफ दिस स्केल इज डिग्री C, read as degree Celsius, okay, degree C. On this scale, the division fall between the freezing point of water 0 degree and boiling point 100 degree centigrade, 100 degree Celsius. We know that both the degree centigrade and degree Celsius are equal. Okay, degree Celsius को ही degree centigrade भी बोलते हैं, दोनों सेम चीज़ होती है। तो जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे वो बॉईल होने लगता है। तो ये होती है सेल्सियस स्केल। देन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, इट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर फ्रीज हो जाता है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। There are 180 divisions between these points, 32 and 212. जो हमारी सेल्सियस स्केल थी उसमें फ्रीजिंग पॉइंट से लेके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में 100 डिविजन्स होते हैं, बट फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट देयर आर 180 डिविजन्स। तो ये डिफरेंस है, इसमें 80 डिविजन्स ज़्यादा होते हैं। नाउ केल्विन स्केल। दिस स्केल वाज इन्वेंटेड बाय लॉर्ड केल्विन, ओके। वी नो दैट Celsius scale developed by Anders Celsius. Fahrenheit scale was developed by Daniel Gabriel Fahrenheit, and Kelvin scale was developed by or invented by Lord Kelvin. The unit of SI, the unit of this scale is K, and it is the SI unit of temperature. On this scale, the freezing point of water is taken as 273 Kelvin approx, and the boiling point of water taken as 313 Kelvin approx, okay, 273 to 373, and there are 100 divisions between this 273 to 373. It is called absolute scale of temperature since its 0K is the absolute zero, that is the lowest attainable temperature in the universe. तो केल्विन स्केल पे जो 0 केल्विन टेम्परेचर होता है वो इतना लो टेम्परेचर होता है कि उससे लो टेम्परेचर इस यूनिवर्स में किसी भी चीज़ का होना पॉसिबल नहीं होता। 0 केल्विन इज़ द लोअर मोस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। 0 केल्विन से कम कभी टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, माइनस केल्विन कभी नहीं हो सकता, ओके, बट माइनस फ़ारेनहाइट सेल्सियस हो सकता है। नाउ कन्वर्जन ऑफ स्केल। अगर हमें कोई भी टेम्परेचर किसी एक स्केल में दिया हुआ है तो दूसरी स्केल में हम कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। सो इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे हम डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। अगर कोई रीडिंग हमें सेल्सियस में दी हुई है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है। डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 9/5 देन होल प्लस 332, दिस इज़ द फॉर्मूला। जो डिग्री सेंटीग्रेड वाला हमारा यूनिट है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसमें 32 को ऐड करेंगे, तो जो यूनिट होगी हमारे पास फ़ारेनहाइट में आ जाएगी। नेक्स्ट, डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कोई यूनिट हमें कोई टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट स्केल में दिया हुआ है तो उसको डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो दिया हुआ उसमें से 32 को लेस करेंगे और उसके बाद में 5.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो स्केल है हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड वाली आ जाएगी। नेक्स्ट इज़ केल्विन स्केल। केल्विन स्केल से डिग्री सेंटीग्रेड स्केल का जो कन्वर्जन है बहुत ईजी होता है। अगर कोई यूनिट हमें गिवन है डिग्री सेंटीग्रेड में और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली इस डिग्री सेंटीग्रेड में 273 को ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। अगर कुछ केल्विन में दिया हुआ है तो उसमें से 273 को माइनस कर देंगे तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे सिंपल फार्मूलाज।
Try this portion of this chapter. Here is an example given to convert. Using the formula given above, convert the following. A. Degree centigrade to Fahrenheit scale. Let's convert this. Question is डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट. 10 सेंटीग्रेड हमें दिया हुआ है और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट वाला फर्स्ट फार्मूला. ओके, फर्स्ट फार्मूले से हम डिग्री सेंटीग्रेड वाली वैल्यू को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो फार्मूला इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू डिग्री सी मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32. ओके, लेट्स कन्वर्ट. डिग्री सेंटीग्रेड वाली वैल्यू को हम डिग्री सी की जगह पर पुट करेंगे. टेन 5 2 ज़ा 10, 2 बार ये कट हो जाएगा. 9 2 ज़ा 18 प्लस 32. इसको सॉल्व ब्रैकेट वाला सॉल्व करने के बाद हम 32 को ऐड करेंगे. ओके, तो 32 प्लस 18 कितने होते हैं? 50. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट एंड इट इज़ इन डिग्री फ़ारेनहाइट, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 50 डिग्री फ़ारेनहाइट. दिस इज़ हाउ वी कैन कन्वर्ट द गिवन वैल्यू. नेक्स्ट इज 122 degree Fahrenheit into Celsius scale. Okay, so convert this. B 122 degree Fahrenheit to degree centigrade. So use second formula, that is degree centigrade is equal to degree F minus 32 multiply by 5/9. Put value of Fahrenheit at degree F. The value is 122 minus 32 multiply by 5/9. First subtract 32 from 122. Okay, now 9 10s are 90 and 5 10s are 50 degree centigrade. So 122 degree Fahrenheit is equal to 50 degree centigrade. Okay, this is the answer. Transfer of heat. Heat energy always flows from region of higher temperature to lower temperature region. Till both attain the same temperature, the phenomenon is called transfer of heat. Okay, transfer of heat हमेशा ही higher temperature से lower temperature की तरफ होती है. So there are different modes of heat transfer. First is conduction, second is convection, and third is radiation. In the conduction mode, conduction is the transfer of heat from a hotter part to colder part. All the modes are from hotter part to colder part. So due to the collision of particles without the actual movement of particles from their position, heat transfer through conduction occurs. Within solids and between solids, the substances that are in direct contact with each other. Okay, तो conduction क्या होता है? conduction में जो particles है, suppose in solid particles, this is the form of solid particles. इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ अपनी जगह पे ही रहेंगे, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, वो अपनी पोजीशन पर एक ऐसे वाइब्रेट करेंगे. ओके, जो वाइब्रेशन होता है वो क्या होता है? हीट एनर्जी होती है. हीट एनर्जी वाइब्रेशन की फॉर्म में रहेगी. तो सपोज़ ये वाला पार्टिकल अगर वाइब्रेट कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या होगा? ये हॉट है, तो ये अपना वाइब्रेशन नेक्स्ट वाले पार्टिकल को ट्रांसफ़र करेगा. तो इसका वाइब्रेशन जब इसके साथ ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा? ये भी हॉट हो जाएगा, यानी कि हीट फ्लो कर रही है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर. ओके, सो वाइब्रेशन का ट्रांसफ़र ही इसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है.
तो इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा अपनी पोजीशन को, बस अपने वाइब्रेशंस को यानी कि हीट को ट्रांसफ़र करेगा। और इस तरह से बिकॉज एक सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सारे पार्टिकल्स फिक्स्ड होते हैं और सारे एक दूसरे के कांटेक्ट में भी होते हैं, तो इस तरह से वो अपने सारे वाइब्रेशंस को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकेगा और पार्टिकल बाय पार्टिकल सारे वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होकर नेक्स्ट एंड पे चले जाएंगे और इस तरह से हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जो कंडक्शन होता है वो सिर्फ सॉलिड्स के बीच में ही होता है, ओके, ओनली इन सॉलिड्स। वो लिक्विड पार्टिकल्स में कंडक्शन नहीं हो सकता और गैस पार्टिकल्स में नहीं हो सकता, ओके। सो दीज आर द अरेंजमेंट्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। सॉलिड का अरेंजमेंट ऐसा होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऐसा होता है, वो सारे फ्री रहते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, इसलिए हम जिस भी पॉट में लिक्विड को डालेंगे तो उसका शेप वैसा ही हो जाएगा, बिकॉज इनका कुछ बॉन्डिंग नहीं है। और गैस के पार्टिकल्स तो और भी ज़्यादा लूजली बॉन्ड होते हैं, इनका तो कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं होता, ओके, तो इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। तो ये सारे अरेंजमेंट्स होते हैं। अब अगर हम लिक्विड पार्टिकल्स का अरेंजमेंट को देखें तो इनके बीच में काफ़ी सारे स्पेस है, तो ये अपने वाइब्रेशंस को इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और गैस पार्टिकल तो और ज़्यादा डिस्टेंट है, तो ये अपने जो ट्रांसफ़र है, जो अपने वाइब्रेशंस को नेक्स्ट पार्टिकल में ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक वो कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो वो वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो है कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में ही हो सकता है। How does conduction occur? We have discussed this in detail. Next is practical application of conduction in practical life. Where are the uses of conduction? First, pans used for cooking are usually made of metals such as steel, copper or aluminium. These are good conductor, while their handles are made of plastic. जो हमारे पैन्स होते हैं किचन में वो क्या होता है, एल्यूमिनियम, स्टील या कॉपर के बने होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, तो इनमें हमारी कुकिंग इजीली हो जाती है। बट इनके जो प्लास्टिक के जो हैंडल है वो प्लास्टिक के बने होते हैं, हैंडल्स प्लास्टिक के बने होते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है, बेकेलाइट के बने होते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अगर हैंडल प्लास्टिक या बेकेलाइट के नहीं होंगे तो वो वहाँ तक उसकी हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी और हम उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे, उसको होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो मटेरियल होता है हैंडल का वो इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर का ऑपोजिट। कंडक्टर तो हीट को ट्रांसफ़र करता है इजीली, और इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो जो प्लास्टिक और बेकेलाइट होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, यानी कि वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे और ये हॉट भी नहीं होंगे, इसको ईजिली हम होल्ड कर पाएंगे। तो कुकर में भी यही होता है, ओके। क्लॉथ्स मेड ऑफ फर ट्रैप एयर इनसाइड दैम एंड दिस ट्रैप्ड एयर then acts as an insulator. It prevents heat from escaping, keeping the body warm. जो हम कोल्डर रीजन्स में क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, वुलन क्लॉथ्स, उनमें क्या होता है, एयर ट्रैप्ड होती है इनसाइड में, यानी कि वो उनके बीच बीच में एयर्स रहती है उनके फाइबर्स के बीच में। तो क्या होता है, उससे कंडक्शन नहीं हो सकता, कंडक्शन नहीं हो पाता और हमारी बॉडी को वो वार्म रख सकते हैं, तो इसलिए हम उनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ convection. It is second mode of heat transfer, convection. Convection is the transfer of heat by movement of particles. Convection is the primary mode of heat transfer in fluids. This is because the molecules are loosely arranged with space between them which allows movement. Convection heat transfer में क्या होता है, पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, ओके। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र में पार्टिकल्स को मूव होना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा और इस तरह से उसमें हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें क्या होता है, सपोज़ ये एक कैटल है फिल्ड ऑफ लिक्विड, इसको जब हम किसी स्टोव पे रखेंगे और स्टोव को स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका सबसे बेस वाला पोर्शन हॉट हो जाएगा, बेस वाला पोर्शन हीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके हीट होने के बाद में वो वाले जो पार्टिकल्स उसके बेस के कांटेक्ट में वो हीट हो जाएंगे, उनमें वाइब्रेशन आ जाएगा। फिर वो क्या होंगे, वो अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, वो खुद उस हीट को लेकर पूरे सारे के सारे लिक्विड में पूरे सब्सटेंस में जाएंगे और अपनी हीट को ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें मॉलिक्यूल्स को, इसमें पार्टिकल्स को अपनी स्पेस को छोड़कर जाना होता है, अपनी पोजीशन को छोड़कर जाना होता है, ओके। बिकॉज लिक्विड के जो पार्टिकल्स इतने टाइटली बॉन्ड नहीं होते, वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, तो उनमें कन्वेक्शन हो सकता है। तो ये फ्लूइड्स में होता है। फ्लूइड्स में वाटर यानी कि सारे लिक्विड्स एंड गैस, ओके, लिक्विड एंड गैस दोनों में कन्वेक्शन हो सकता है।
तो ये कन्वेक्शन ये मोड होता है जिसमें पार्टिकल्स को अपनी पोजीशन को चेंज करना होता है। ओके, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करते ही क्यों है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जैसे ही कोई पार्टिकल हीट होगा तो उसके क्या होगा, एक्सपांशन होगा। पार्टिकल के हीट होने से उसका एक्सपांशन होने से क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। उसकी डेंसिटी जैसे ही कम होगी और जो उसके सराउंडिंग वाले पार्टिकल उनकी डेंसिटी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगी, तो इससे क्या होगा, वो लाइट वेट हो जाएगा और सीधा ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, वो ऊपर की तरफ जाएगा और उसके ऊपर की तरफ जाने से उसकी जगह जो स्पेस था वो ब्लैंक हो जाएगा। तो वो ब्लैंक स्पेस कौन फिल करेगा, उसके सराउंडिंग पार्टिकल्स, वो इसकी जगह पे आ जाएंगे। तो इस तरह से कन्वेक्शन करंट्स फॉर्म होता है। ओके, कन्वेक्शन करंट क्या होता है, एक फ्लो होता है पार्टिकल्स का, ये पार्टिकल का फ्लो ही कन्वेक्शन करंट होता है। इन दिस एक्टिविटी इट इज़ शोन हाउ कन्वेक्शन अकर्स। ओके, इस एक्टिविटी में किया है, इस बीकर में वाटर लिया है और उसको हीट कर रहे हैं और इसके बेस में बॉटम में क्या रख दिया, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल रख दिया है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है KMnO4, वो काफ़ी कलरिंग सब्सटेंस होता है। उसकी वजह से क्या होगा, जैसे इसमें हम रखेंगे तो ये इसमें डिज़ोल्व होना स्टार्ट करेगा और अपना कलर देगा। ओके, तो इस कलर से कन्वेक्शन करंट्स वाली जो लाइन है बन जाएगी और हमें शो होगा कि कन्वेक्शन कैसे होता है। ये लाइनिंग हमें शो करेगी पार्टिकल्स को। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ये कहाँ होता है, कोस्टल एरियाज़ में होता है। कोस्टल एरियाज़ क्या होते हैं, जो वाटर के पास वाले एरियाज़ होते हैं। ओके, सी के पास वाले होते हैं, ओशियन के पास वाले, वो होते हैं कोस्टल एरियाज़। तो इनमें क्या होता है, एट द डे टाइम सनरेज फॉल होगी लैंड पे और वाटर पे, दोनों पे। तो लैंड क्या होता है, इन द कंपैरिजन विद वाटर ये जल्दी हीट हो जाता है। लैंड वाटर के कंपैरिजन में जल्दी हीट हो जाता है, तो उसके ऊपर की जो एयर है वो भी वार्म हो जाएगी और वार्म एयर वी नो दैट उसका एक्सपांशन होगा और लाइट वेट हो जाएगी, तो वो लिफ्ट होगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी। वो जैसे ऊपर की तरफ जाएगी, इसकी जगह को फिल करने के लिए, बिकॉज वहाँ ब्लैंक तो रह नहीं सकता कभी भी, तो उसकी जगह को फिल करने के लिए जो कूल एयर है सी के ऊपर वाली, वो एयर यहाँ पे आएगी और इस तरह से कन्वेक्शन करंट एक फॉर्म हो जाएगा, पार्टिकल्स का फ्लो फॉर्म हो जाएगा। ये होता है डे टाइम में और इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज, बिकॉज जो एयर है सी की तरफ से लैंड पे आती है। ओके, सी ब्रीज में क्या होता है, कोल्ड एयर लैंड की तरफ आती है और लैंड की हॉट एयर सी की तरफ जाती है। एंड नाइट टाइम में इसका ऑपोजिट होता है, लैंड ब्रीज। डे टाइम में सी ब्रीज चलती है, नाइट टाइम में लैंड ब्रीज होती है। इसमें क्या होता है, जो लैंड होता है वो कूल भी जल्दी होता है, वार्म भी जल्दी होता है। डे टाइम में तो वार्म जल्दी हो जाता है सनरेज़ की प्रेजेंस में, बट नाइट टाइम में क्या होगा, जब सनरेज़ नहीं रहेगी तो कूल भी वाटर के कंपैरिजन में जल्दी हो जाएगा। तो ज़्यादा जैसे ही कूल होगा तो ये वाली एयर इसके कंपैरिजन में वार्म होगी और ये एयर वार्म होने की वजह से लिफ्ट होगी और लिफ्ट होकर ऊपर चली जाएगी। तो इसका ब्लैंक पोर्शन फिल करने के लिए लैंड से कूल एयर इसकी तरफ आएगी और इसको फिल कर देगी। तो इस तरह से लैंड ब्रीज चलती है। ओके, लैंड से सी की तरफ लैंड ब्रीज चलती है और सी से लैंड की तरफ सी ब्रीज चलती है। तो ये दोनों ब्रीज होती है, सी ब्रीज डे टाइम में होती है, लैंड ब्रीज नाइट टाइम पे होती है और इसमें भी कन्वेक्शन करंट फ्लो हो जाता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन, exhaust fans in kitchen are always fitted high close to the ceiling so that they can remove the hot air that rises up. जो किचन में हमारा एग्जॉस्ट फैंस होते हैं वो सारी हॉट एयर को बाहर निकालने में काम आते हैं। ओके, क्योंकि कन्वेक्शन की वजह से ही सारी हॉट एयर सीलिंग के पास में जमा हो जाएगी और उस एयर को डायरेक्टली एग्जॉस्ट फैंस बाहर निकाल देंगे। द वेंटिलेटर्स ऑफ अ रूम आर एट द टॉप ऑफ अ विंडो। वेंटिलेटर्स भी टॉप पे होते हैं बिकॉज रूम की जो हीट सारी हॉट एयर होती है वो ऊपर चली जाती है सीलिंग के पास में और सारे वेंटिलेटर्स उसको बाहर निकाल देंगे। तो ये सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं कन्वेक्शन के। द लास्ट एंड थर्ड मोड ऑफ हीट टेम्परेचर इज़ हीट ट्रांसफ़र इज़ रेडिएशन। इट इज़ ऑल्सो द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, रेडिएशन। रेडिएशन इज़ एटमॉस्फेरिक हीटिंग ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। वी हैव डिस्कस्ड in conduction there is no movement of particle required, but in convection movement of particle required. So it shows in conduction and convection in both of the heat transfer mode the particles are required. Okay, conduction में भी particle की requirement रहती है और convection में भी particle की requirement होती है, but radiation
एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। विदाउट पार्टिकल्स रेडिएशन हो सकता है। तो ये कैसे होता है? सन से अर्थ के बीच में जितना भी स्पेस है सारा ब्लैंक स्पेस है, वहाँ पर कोई भी पार्टिकल नहीं होता। ओके, तो वो होता है एक वैक्यूम स्पेस होता है जहाँ पे कोई भी पार्टिकल ही नहीं होता। तो सन से जो हीट हमारी अर्थ पे आती है वो होता है रेडिएशन की वजह से, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ओके, रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन एक वेव्स होती है, एनर्जी की वेव्स होती है, और वही वेव्स हीट को लेकर आती है। तो इस तरह से रेडिएशन में होता है। इसमें क्यों? बिकॉज किसी भी पार्टिकल की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो बिना पार्टिकल के, बिकॉज स्पेस में कोई पार्टिकल ही नहीं होता, तो बिना किसी पार्टिकल के हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये रेडिएशन भी एक हीट ट्रांसफ़र मोड ही होता है। हियर आर सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन। फॉलोइंग आर सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। फर्स्ट इज सोलर हीटर्स आर डिज़ाइंड टू यूज़ द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन फॉर कुकिंग फूड। जो सन से एनर्जी अर्थ तक आती है वो सारी एनर्जी रेडिएशन की वजह से ही आती है, और उसको हम यूज़ करते हैं फूड कुक करने में। Second, we prefer wearing light colored clothes in summer because light colors are poor absorbers of heat, and conversely we prefer wearing dark colored in winters because they are good absorbers of heat. तो ये क्या होते हैं? जो लाइट कलर्स होते हैं वो पुअर एब्जॉर्बर्स होते हैं, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते। तो इस वजह से लाइट कलर्स हम पहनते हैं समर में, और सनलाइट जब उसमें लाइट कपड़ों पे आएगी, इंसिडेंट होगी, तो वो कपड़े गर्म ही नहीं होंगे और हमें अच्छा फील करेंगे। और विंटर्स में क्या करते हैं? हम डार्क कलर्ड क्लॉथ्स पहनते हैं। वो किस लिए? बिकॉज डार्क कलर्स क्या होते हैं? गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट होते हैं। वो ज़्यादा हीट को यानी कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, इससे हमें वो गर्म रखेंगे। वर्किंग ऑफ अ थर्मस फ्लास्क। अ थर्मस फ्लास्क मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस केप्ट इनसाइड. It keeps a hot substance hot and cold substance cold for a long time. Let us understand how it works. एक थर्मस फ्लास्क क्या काम करता है? इसमें हम सब्सटेंस को रखते हैं। वो क्या करता है कि हॉट सब्सटेंस को ज़्यादा टाइम तक हॉट रखेगा और कोल्ड सब्सटेंस को ज़्यादा टाइम तक कोल्ड रखेगा, यानी कि उसकी एनर्जी को सेव करके रखेगा, उसको बाहर वाले एनवायरनमेंट्स में रिलीज़ नहीं होने देगा। ओके, हॉट वाले सब्सटेंस में अगर ऑब्जेक्ट कोल्ड रहेगा तो बाहर की एनवायरनमेंट से एनर्जी को अंदर नहीं आने देगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे ऊपर होता है कैप, द अपर मोस्ट कैप। देन आउटर केस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक और स्टील, वेदर द चॉइस। शाइनी सरफेस, स्पेस बिटवीन टू वॉल्स इन वैक्यूम एंड इंसुलेटेड सपोर्ट। इसमें क्या होता है? आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक या स्टील किसी की भी हो सकती है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए होती है, कवरिंग होती है। और उस कवरिंग के इनसाइड में होती है एक बॉटल। ओके, ये जो एक बॉटल होती है वो बॉटल और आउटर मोस्ट जो लेयर है उनके बीच में रहता है वैक्यूम। इनसाइड में होती बॉटल और आउटर मोस्ट लेयर में, इन दोनों के बीच में वैक्यूम होता है, यानी कि सारे पार्टिकल्स को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। और जो बॉटल है उसका इनर सरफेसेस को शाइनी बना दिया जाता है। अब इन सब का यूज़ क्या होता है? सपोज़ हमने कुछ सब्सटेंस को इसमें फिल किया, वो सब्सटेंस क्या करेंगे? सबसे पहले तो कंडक्शन के थ्रू अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो जो सारे मटेरियल है उसके अंदर कंडक्शन इसमें हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज हमने इन दोनों लेयर्स के बीच में वैक्यूम प्रोवाइड की है और बॉटम में एक इंसुलेटेड सपोर्ट भी लगा है, ताकि इस बॉटम के कनेक्शन से भी कुछ बाहर नहीं जा सके। और ये सपोर्ट होता है इसकी स्ट्रेंथ के लिए। ओके, इस बॉटल को स्टेबल बनाता है। तो कंडक्शन तो इसमें होगा नहीं, बिकॉज इसमें कोई भी मटेरियल है ही नहीं, पार्टिकल है ही नहीं, दोनों के बीच में वैक्यूम है। नेक्स्ट क्या होगा? रेडिएशन। जो बॉटल है कुछ अमाउंट में रेडिएशन के थ्रू अपना एनर्जी को रिलीज़ करने की कोशिश करेगी, तो वो रेडिएशन होगा नहीं, बिकॉज शाइनी सरफेसेज है। शाइनी सरफेस जो होगा सारे वेव्स को अंदर ही वापस से रिफ्लेक्ट कर देगा, एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। तो रेडिएशन और कंडक्शन दोनों ही रुक गया, और कन्वेक्शन भी नहीं होगा, बिकॉज उसमें भी पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों मोड में पार्टिकल का हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से जो है थर्मस फ्लास्क सब्सटेंस को हीट या हॉट या कोल्ड रखता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।